Hey guys, how are you? Myself Shivam Agrawal and welcome to our channel Shiv Gun Acad. तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का फिफ्थ लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम गॉस थ्योरम को जानेंगे। उसके बाद हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल लगा के इसको देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब कुछ समझेंगे, कहाँ गॉस लॉ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए। लोग बच्चों के मन में डाउट होता है कि चार्ज अंदर रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, क्लोज सरफेस के बाहर रखा हो तो कैसे निकलेगी। आज सब कुछ हम कवर कर लेंगे और आज आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और करते हैं शुरू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई सरफेस है, इस टाइप का ये हमारा कोई सरफेस है। अब ये रखा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस टाइप से। तो इससे पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मानते हैं कि कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सरफेसेस से पास करती हैं। अब वही इमेजिनरी लाइंस की काउंटिंग जब हम करेंगे कि जब किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं या कितनी लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अच्छा, अब डी फाई होता है, इसको हम फाई से डिनोट करेंगे, फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई से। अब डी फाई क्या है, ये तो पूरा एरिया हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, इसका अगर मैं एक कोई छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, उसको कह दूं डी ए, तो उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, उसमें से फ्लक्स पास करेगा ई डी ए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली। कैसी पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली, पैरेलल नहीं पास करनी चाहिए या किसी और एंगल पे नहीं पास करनी चाहिए, पासिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली टू अ सरफेस। जैसे इस सरफेस को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से पूरी दीवार है मान लीजिए। ठीक है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ठीक है, ये डी ए हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं इसका छोटा सा एलिमेंट डी ए ले लूँ उसके लिए डी फाई। पर अगर
मेरा सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे, तब मैं क्या करूंगा? एरिया एलिमेंट किधर को होता है? परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, ऐसे। ये तो मेरा डीए एलिमेंट हो गया, और ये ई। ई और डीए के बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा। क्या हो गया? एंगल थीटा। अब लेना क्या है मेरे को? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। भाई परपेंडिकुलरली पास करने की उन्हीं लाइंस को काउंट करूंगा और उनको कहूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी। ठीक है, तो मैं इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ। इस लाइन को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। ये हो गई हमारी ई कॉस थीटा, ये हो गई हमारी ई कॉस थीटा, और ये हो गई हमारी ई साइन थीटा। ये हो गई हमारी ई कॉस थीटा, ये हो गई हमारी ई साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे? तो अब ई कॉस थीटा से मेरे को कैलकुलेट करना है, ई साइन थीटा को मेरे को निगलेक्ट कर देना। ई साइन थीटा से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कौन सी लाइन कैलकुलेट करनी है? तो परपेंडिकुलर वाली। परपेंडिकुलर वाली कौन सी? ई कॉस थीटा वाली। तो अगर इसके लिए मैं फाई की वैल्यू लिखूं, डी फाई की, एक छोटा सा एलिमेंट डी ए ले लिया मैंने, तो ई कॉस थीटा डी ए, तभी तो मेरे को डी फाई मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया की वैल्यू। अब आपको इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, इसको ऐसे करके लिख दूं, ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा वाली चीजों को हम कैसे लिख देते थे? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसको ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए, ये हमारा आ गया डी फाई, जब कोई एंगल बन रहा हो। जब कोई एंगल ना बन रहा हो तो ये ऐसे फॉर्मूले में भी पुट करके देख लेते हैं। डी फाई इज इक्वल टू ई ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है? एरिया भी इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को। थीटा कितना? 0। थीटा हमारा हो गया इस केस के लिए 0। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। इस सबको नोट करिए, फिर हम देखते हैं गॉस लॉ के बारे में, गॉस थ्योरम क्या होती है। चलिए नोट करिए, देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है। हेडिंग लगाइए, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge Q enclosed by the surface। अब गॉस थ्योरम हमारी क्या बताती है? गॉस थ्योरम हमें बताती है कि अगर किसी सरफेस का, जैसे मैं एक स्फेरिकल सरफेस अभी के लिए मान लेता हूं, तो अगर
कोई भी सरफेस हो और उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया, पाई से डिनोट करते हैं। अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q क्या है हमारा? Q इनक्लोज्ड। Q क्या है? जितना भी चार्ज इस स्फीयर के अंदर होगा, और ये केवल क्लोज्ड सरफेसेस के लिए वैलिड है। क्लोज सरफेस कैसी? स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। रेक्टेंगल के लिए वैलिड नहीं होगा। रेक्टेंगल कैसी? ये बोर्ड समझ लीजिए रेक्टेंगल है, और क्यूबॉइड क्या होगा? बंद डिब्बा, है ना? तो बंद सरफेसेस के लिए वैलिड है, क्लोज सरफेसेस के लिए, ठीक है। तो क्यू इन क्या होगा? जितना चार्ज इसके अंदर है, डिब्बे के अंदर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Q1, Q2 और Q3, इतना चार्ज इसके अंदर है। और Q4 और Q5 ये बाहर है, ठीक है, ये बाहर है। तो जो अंदर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। फाई निकालना है अगर मुझे इस सरफेस के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसको और ज्यादा लिखता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था, डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए। अब अगर मेरे को पूरा का पूरा फाई निकालना हो, जैसे ये तो छोटे से सरफेस के लिए मैंने बताया था, अगर इस सरफेस में से छोटा सा पार्ट ले लूं तो उसका फ्लक्स क्या होगा? छोटे से सरफेस का डी फाइव क्या होगा? ई डॉट डी ए। अगर मेरे को इस पूरे सरफेस के लिए निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल साइन लगाते हैं हम, गोला इसलिए बनाते हैं, ठीक है। पूरे सरफेस का निकालना हो तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूं ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी। अब जब मैं इस फॉर्मूले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस स्फीयर। किसकी वजह से? नॉट ओनली दिस ड्यू टू दीज चार्जेस, केवल इन चार्जेस की वजह से नहीं होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगी नेट चार्जेस की वजह से। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पांचों चार्जेस की वजह से मिलेगी। और फॉर्मूले में मैं क्या रखूंगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। ये हमारा गॉस थ्योरम होता है, ये हमारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देता है, ठीक है। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्यूबॉइड मिला, क्यूब मिला, ठीक है। ठीक है, क्यूब है ये आपका। अब इस क्यूब में से अगर चार्ज क्यू यहाँ पर है तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो, ठीक है। नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि क्यू इनक्लोज क्या है? जीरो, ठीक है। और आप कहेंगे कि मैंने तो अभी बताया, क्या बताया? क्या बताया? ये बताया कि नंबर फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। और इस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे होंगी, तो ये क्या पास नहीं कर रही होंगी? पास तो कर रही है लाइन। तो फिर फ्लक्स जीरो कैसे हो गया? फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड अ क्लोज सरफेस। ऐसा कैसे हो गया? तो गलत बात है। ऐसा इसलिए हो गया, देखिए, जितनी की जितनी लाइंस इस सरफेस से एंटर कर रही हैं
उतनी ही इस सरफेस से एग्जिट कर रही हैं। मतलब इस सरफेस पे क्या है, जितनी क्यूब में एंटर कर रही है उतनी क्यूब में एग्जिट कर रही है। ये यहाँ से एंटर करी, यहाँ से एग्जिट कर गई। ये यहाँ से एंटर करी, बाहर निकल गई, 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 एंटर करी, बाहर निकल गई। ठीक है, तो नेट क्या आ गया, 0। क्यों? क्योंकि जो अंदर की तरफ बढ़ने वाली लाइन होती है किसी सरफेस पे, किसी क्यूब में, मतलब इनक्लोज सरफेस में, अगर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ बढ़ रही है टुवर्ड्स द सरफेस, तो फ्लक्स हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। कब? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is moving towards the surface। ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की तरफ मूव करेगी तब नेगेटिव, यानी इधर सरफेस की तरफ मूव कर रही, और अवे फ्रॉम द सरफेस होगी, जैसे कि यहाँ से सरफेस से बाहर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है, तब क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा कब, y is positive when if electric field lines are moving away from surface। ठीक है, जब सरफेस से बाहर की तरफ मूव करेंगे तब लाइन, तब हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जब अंदर की तरफ तो नेगेटिव होगा। तो जितनी अंदर की तरफ आ रही हैं उतनी बाहर की तरफ जा रही हैं। अंदर की तरफ वाली को मैं मान लेता हूँ फाई 1। फाई 1 क्या होगा, अंदर की तरफ बढ़ रही है, -5। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, बस साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उतनी नंबर ऑफ लाइन, काउंटिंग तो सेम है ना। और बाहर वाली को मैं मान लेता हूँ फाई 2, जितनी बाहर जा रही है वो क्या हो जाएंगी, +5, +5 हो जाएंगी। तो नेट क्या आ गया, फाई नेट इज इक्वल टू फाई माइनस फाई इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स विल बी 0 अगर हमारा चार्ज बाहर की तरफ होगा, उस टाइम पे नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सबको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हमने पढ़ लिया गॉस लॉ क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम क्या होती थी, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होती थी ना, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्या कहाँ कहाँ पे किन किन कंडीशंस के साथ गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक स्फीयर ले ली, इसके अंदर एक चार्ज है क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, बाहर की तरफ होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और सबका मैग्नीट्यूड ई होगा। चलिए ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर भी हमारा क्या होना है, बाहर को होने वाला है। एरिया वेक्टर इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड की बात है। तो यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज
यानी कि यहाँ पे थीटा हमारा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबसे पहली बात हमने ये जान ली। डी फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, या फिर कह सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, 0, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब ई क्या है, कांस्टेंट हमारे पूरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस आर है इसका, स्मॉल आर मान लीजिए, रेडियस मेरा स्मॉल आर है, ये के है, ठीक है, रेडियस स्मॉल आर है, क्योंकि हर जगह रेडियस स्मॉल आर है, तो जो जैसे ये स्क्वायर, ये सेंटर मान लीजिए, इधर आर दूरी पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इधर आर दूरी पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में कांस्टेंट रहने वाली है पूरे सरफेस पे। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ऐसे लिखूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकाल लूं, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ये जो छोटे छोटे मैंने एलिमेंट्स काटे होंगे सरफेस पर, उनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके क्या आएगा, ई इंटू ए। भाई छोटा सा एरिया डी है, उनको इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस का एरिया लिखूं तो ए। पूरे सरफेस का एरिया क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर। सर इस स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे के की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा फाई क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट प्रूव्स दैट गॉस थ्योरम इज 100% वैलिड एंड करेक्ट। ये तो हमने एक के लिए करा, अनसिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए हम नहीं कर सकते, या बहुत से सरफेसेस हैं जिनके लिए हम प्रूव नहीं कर सकते। गॉस ने हमें बताया है, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करिए। अब हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगी गॉस लॉ के एप्लीकेबल होने की। सबसे पहले कंडीशन लिखिए, क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन होगी गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल closed surfaces no matter what is the shape and size। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या साइज है, क्या शेप है, ये गॉस लॉ हमारा हर एक क्लोज सरफेस पे वैलिड होता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन देखेंगे, वो क्या होती है हमारी कि इन एट द प्लेस ऑफ क्यू we must write all the charges, या कह सकते हैं sum of all the charges enclosed by the closed surface। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे अपनी नेक्स्ट कंडीशन,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बल्कि एक डेफिनेशन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती है इसकी, गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस क्या होता है? द सरफेस which encloses charges is known as, ये सरफेस हमारा कहलाता है गॉसियन सरफेस। ये सरफेस हमारा क्या कहलाता है? ये सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन है कि द गॉसियन should not pass through any charge। क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज हो सकता है और बाहर भी चार्ज हो सकता है, पर गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिफ्थ कंडीशन हमारी रहेगी कि, चार कंडीशन तो हमने देख ली। क्या? पहला तो गॉस लॉ हर क्लोज सरफेस पे वैलिड है, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो। फिर उसके बाद हमने देख लिया एट द प्लेस ऑफ क्यू वी मस्ट राइट ऑल द चार्जेस, यानी कि इनक्लोज चार्जेस लिखने चाहिए। फिर थर्ड में देख लिया हमने कि इनक्लोजेस, अब वो जो सरफेस चार्ज को इनक्लोज करती है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। फोर्थ देख लिया हमने, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। अब हमें फिफ्थ देखना है, देयर शुड बी सिमेट्री। इन गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस में अगर सिमेट्री नहीं होगी तो वैलिड तो होगी, है वैलिड हमेशा होगी, पर क्या होगा? कोई फायदा नहीं। गॉस लॉ को हम पढ़ाई किस लिए थे, हम लाए किस लिए थे? हम इसीलिए लाए थे ना कि क्वेश्चंस करना हमारे लिए इजी हो जाए, डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। फाई निकाल ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। पर जब हमारे लिए ये डिफिकल्टी हो जाएगी जी उस टाइम पे जब सिमेट्री ना हो, तो इसलिए सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है गॉसियन सरफेस। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं बढ़िया बढ़िया, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, उनसे आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आज की वीडियो को हम एंड करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर 1 गॉस लॉ। क्या क्वेश्चन होगा चलिए देखिए। हमारे पास एक क्यूब है। क्या है? क्यूब, लाइक आइस क्यूब। ये दिया गया है हमारे क्यूब। क्यूब की टॉप सरफेस पे क्या है हमारे पास? एक चार्ज क्यू रखा है। अब इस चार्ज क्यू की वजह से, इस चार्ज क्यू की वजह से हम ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गॉसियन सरफेस है ये क्यूब, पर इस चार्ज क्यू की वजह से इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्यूब में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब, फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब
वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए, 5 मिनट, फिर करिएगा। हो गया? अगर मैं इस क्यूब को कुछ इस तरीके से देख लेता तो मेरा काम नहीं बन जाता। ये तो मान लीजिए मेरा ओरिजिनल क्यूब हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक इमेजिनरी क्यूब एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक इमेजिनरी क्यूब एज्यूम कर लिया। जब मैंने ये इमेजिनरी क्यूब एज्यूम कर लिया, उस टाइम पे हमारे पास क्या हो गया? अब ये जो पूरी सरफेस हमारी बन गई ना, ये अब इसको मैं गॉसियन सरफेस कह सकता हूँ पूरी की पूरी। तो ये जो पूरा खंबा सा तैयार हुआ, ये क्यूबॉइड जो तैयार हुआ, इसको मैं गॉसियन सरफेस कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा क्यू चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे। अब क्या इस सरफेस पे आ रहा है चार्ज? नहीं, सरफेस पे नहीं आ रहा, तो क्या? गॉसियन सरफेस। अच्छा, फिर तो मेरे को एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। अगर मैं इस पूरी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा पास, वो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट गॉस फॉर्मूला से। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फ्लक्स क्या निकल आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब पूरी सरफेस के थ्रू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो कितना होगा? आधा होगा इसका चार्ज। तो मैं इसको बीच से काट दूं। क्यों? क्योंकि लाइन इसके थ्रू ऐसे ही तो निकल रही है। ऊपर नीचे पूरी सिमेट्री है ना, ऊपर नीचे पूरी की पूरी सिमेट्री है, तो ऐसे काट दो। पूरे के थ्रू पास हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे के थ्रू पास होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फाई रिक्वायर्ड फाई आ जाएगा, जो हमें फाई पूछा गया था, आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ। एक क्यूब है हमारे पास। अब अगर इसके कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा होगा, तो इस क्यूब में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये बताइए। फ्लक्स इनक्लोज्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू इंक्लोज। इसके बाद हम अपना एक लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अपनी वीडियो को एंड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपना एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी एंड। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन दिस फिगर आर दिस EY0 EZ0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? केवल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात करूं तो इधर, और इधर की बात करूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? अंडर रूट दिया है मेरे को। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में तो वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट पे नेगेटिव वैलिड ही नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पॉजिटिव एक्सिस में वैलिड है और इस डायरेक्शन में, ठीक है।
in which alpha is equal to this, calculate the flux through the cube. अब इस क्यूब के थ्रू हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है एंड द चार्ज विद इन द क्यूब. चार्ज पता करना है. चार्ज पता करने से पहले हमें क्या पता करना है? फ्लक्स. वीडियो को 10 मिनट के लिए पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर ही देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है. जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे. बच्चे कहते हैं सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते. क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि तुमने कभी अपना दिमाग लगाया ही नहीं, न्यूमेरिकल में कोशिश ही नहीं करी. कोशिश तो करो, पक्का होंगे. चलो एक बार इसको देखो, वीडियो को पॉज करके इसको सोचिए. चलिए, हो गया? नेक्स्ट स्टेप क्या कहा गया है हमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड में 0 है, एक्स डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में भी ये अच्छा एक्स एक्सिस पे कुछ दूरी दी गई है. ये हमारी ए डिस्टेंस पे है. ए डिस्टेंस पे ही है ना. ये हमारी ए डिस्टेंस है. यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा. यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया था. ए डिस्टेंस पे, ठीक है. ये हमारी ए डिस्टेंस पे क्यूब रखा है एक्स एक्सिस पे. ठीक है. तो सबसे पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर मैं इसे फेस ए बोल दूं और इसे फेस बी बोल दूं, ठीक है. फेस, पूरी फेस को ए मान के बी मान के, तो ए फेस बोल दूं तो ई एक्स ए क्या होगा? अल्फा ए की पावर 1/2. एक्स क्या है? 1/2. वो ए, तो यहाँ पे अल्फा ए की पावर 1/2 फॉर द सरफेस ए. अब ई एक्स और सरफेस बी क्या होगा? अल्फा. और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस ए. हर साइड क्यू की क्या है? ए. ए प्लस ए 2a, 2a की पावर 1/2. तो ये तो है हमारी ई एक्स एट बी की वैल्यू. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ए सरफेस पे कितनी है वो निकल आई, और बी सरफेस पे कितनी है वो निकल आई. अगर दोनों बराबर होती तो कैंसिल होकर क्या हो जाती है? पर यहाँ पे बराबर नहीं. क्यों? प्लस 0 क्यों हो जाता? जितनी एंटर हुई उतनी एग्जिट हो जाती. पर यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा. अब क्या देखते हैं क्या करेंगे. तो मुझे निकालना क्या है? फ्लक्स. फ्लक्स एट ए निकालने के लिए ई पूरे सरफेस पे एक जैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई एक्स ए, मुझे कोई इंटीग्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. यहाँ पे एस ए, एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ ए. तो ई एक्स ए कितना है? अल्फा ए की पावर 1/2. अल्फा ए की पावर 1/2. एस ए कितना है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर. तो ये हमें मिला अल्फा ए की पावर 3/2. ठीक है. अल्फा ए की पावर 3/2 नहीं 5/2, क्योंकि 2 + 1/2 5/2. चलिए अब प्लस एच बी ई एक्स बी एस बी. बी पे कितना है? अल्फा इंटू √2 इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर √2 अल्फा ए की पावर 5/2. ठीक है. ये पता चल गया, ये पता चल गया. अब एक चीज रह गई यहाँ पे, cos थीटा लिखना था मुझे यहाँ भी और यहाँ भी. आप लोगों ने ध्यान दिया था? किसी ने नहीं दिया था. यही चीजें हैं, आपको न्यूमेरिकल से छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने के चलना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन बिल्कुल गलत होंगे. अब यहाँ पे एरिया वेक्टर मेरा इस सरफेस के लिए बाहर को था, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इधर को था. तो एंगल कितना बना यहाँ पे? इस सरफेस के लिए मेरा एंगल बना 180 डिग्री. यानी ए सरफेस के लिए थीटा था मेरा 180 डिग्री. थीटा ये था मेरा 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1 इंटू -1. तो ये आ गया हमारा आंसर नेगेटिव में. ठीक है. अब इसके बाद
अल्फा ए की पावर 5/2 है भाई, ठीक है। और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा बी कितना हो गया 0। तो यहाँ पे 0, तो इसकी वैल्यू 1 और आंसर आ गया ये। अब नेट फ्लक्स निकालना हो तो फाई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करा दूं मैं, यानी कि √2 अल्फा ए की पावर 5/2 माइनस अल्फा ए की पावर 5/2 अल्फा ए की पावर 5/2 √2 माइनस। इसके आगे की आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना होगा हमें, चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई पता चल जाएगा, मैं अल्फा की वैल्यू दी थी, ए की वैल्यू दी है, इससे हम फाई कैलकुलेट कर लेंगे। फाई कैलकुलेट करने के बाद चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, वाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता होती है, फाई की वैल्यू मैं यहाँ से पता कर लूंगा, चार्ज मेरा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ज फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है, और इसी लेक्चर के साथ अभी खैर हमारा एक वीडियो बचा है इस चैप्टर पे, वो हम लेके आएंगे। उसमें क्या पढ़ाएंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इस गॉस लॉ पे और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।